प्रभात बच्चों, आज हम कल का अधूरा पाठ पूरा करेंगे। महाभारत महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का प्रचलन नहीं था, क्योंकि आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह नहीं हुआ करते थे। किंतु महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका एक साथ 5 पत्नियों की पत्नी है। कौन थी वो? द्रौपदी। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिलकर एक हो रहे थे और नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। महाभारत में हिंदुस्तान के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। ठीक है, यानी ये जो है भारत नाम है किसके उससे पड़ा? भरत के नाम से भारतवर्ष पड़ा। इसमें क्या बताया कि महाभारत में हिंदुस्तान की बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई और इसका एक और पहले का नाम था आर्यावर्त। किसका? हिंदुस्तान का। तो हिंदुस्तान के क्या नाम बताए? भरत के नाम पर भारतवर्ष और सबसे पहले आर्यावर्त यानी आर्यों का देश। किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित नहीं था। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। अंदाजा लगाया गया है कि महाभारत है वह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। इस हिस्से को उस समय कंधार शहर का नाम पड़ा था। कहा जाता है कि उसे भारत का भिन्न हिस्सा समझा जाता था। वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी गांधार की कन्या पड़ा। दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं, बल्कि इस इलाके के निकट के बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इस समय भारत की राजधानी बने थे। महाभारत में कृष्ण से संबंध आख्यान भी है और प्रसिद्ध काव्य भगवद गीता भी है। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीज़ें ढूंढी जा सकती है। यह विविधतापूर्ण भरपूर जिंदगी से सरोवर है। केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है: दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य न हो। धन के पीछे दौड़ने वालों पर व्यंग्य किया गया है। रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है। असंतोष प्रगति का प्रेरक है। अब पढ़ेंगे भगवद गीता। भगवद गीता महाभारत का अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है और इसमें 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी। तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ है। भारत में लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। मोहनजोदड़ो
नहीं, एक पेज रह गया अभी इससे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। किस काव्य का? भगवत गीता का। अर्जुन परेशान है और उसकी अंतरात्मा युद्ध और उसमें होने वाले नरसंहार के, मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह उठती है। यानी वह अपने शस्त्र त्याग देता है, कहता है कि मैं अपने परिवारजनों पर अस्त्र कैसे चलाऊंगा। तो तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया था, भगवद गीता, जिसे कहते हैं भगवद गीता। प्राचीन भारत में जीवन और कर्म, बुद्ध के समय से पहले का वृत्तांत हमें मिलता है। और जब भारत की दो प्रधान जातियों द्रविड़ और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था, कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेखों को अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरी थे। कौन थे औषध विज्ञान के जनक यानी पिता? किसे माना जाता है? धन्वंतरी को। बनारस हमेशा से ही शिक्षा का केंद्र रहा। बुद्ध के समय में भी वह प्राचीन केंद्र माना जाता था, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला या तखिला था। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था और भारत के दूर दूर के हिस्सों से लोग यहाँ आया करते थे। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी। महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे और उनकी शाखाएं थी, पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे, यानी एक ही समय के थे और दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 544 में 80 वर्ष की आयु में हुई और तभी बौद्ध सम्मत शुरू हुआ। इतिहासकारों ने बाद की तारीख यानी ईसा पूर्व 487 दी। यह अजीब संयोग है कि मैं ये पंक्तियाँ बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख को वैशाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। बौद्ध साहित्य में लिखा गया है कि बुद्ध का जन्म वैशाख यानी मई जून के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी तिथि को उन्हें बोध प्राप्त हुआ था और अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को माना जाता है। यानी उसको जो है उसका जन्म और ज्ञान प्राप्त होना ये सब एक ही दिन माने जाते हैं। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान में डूबे रहते थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। यानी कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता,
घृणा का अंत प्रेम से होता है। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई। उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे कि उनके अनुसार आचरण कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ में सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा कि उनके हाथ में जो पत्तियां हैं उनके अलावा भी कहीं कोई है या नहीं। आनंद ने उत्तर दिया, पतझड़ की पत्तियां सब तरफ गिर रही है और वे इतनी हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। तब बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया है, किंतु इसके अलावा कई हजार और सत्य ऐसे हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। चंद्रगुप्त और चाणक्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण से इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिली। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना पर चिर नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। सिकंदर की मृत्यु के 2 वर्ष ही में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की राजधानी थी। एक विवरण सिलूकस के राजदूत मेगास्थनीज ने छेड़ा है और दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र है और उसी समय की रचना है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक है मुद्रा राक्षस। चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेकानेक विषयों पर लिखा गया है। अशोक। 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। कलिंग के लोगों के बहादुरी से एक बार कलिंग पर युद्ध छिड़ गया। तो उस समय की बात है। कलिंग के लोगों के बहादुरी से मुकाबला करने के बाद अशोक की सेना तो जीत गई, परंतु उसमें भीषण नरसंहार को देखकर उन्हें युद्ध से विरक्ति हो गई और उन्होंने अपने एक फरमान में कहा कि अशोक अब आगे किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने को सहन नहीं करेगा। कलिंग में मरने और बंदी बनाए जाने वाले लोगों के 100वें 1000वें हिस्से को भी नहीं। सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय में जीतने में है। 41 साल तक उन्होंने राज्य किया, लगातार 41 वर्ष तक। किसने? अशोक ने। 41 साल तक लगातार शासन करने के बाद ईसा पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हो गई। H.D. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में उसके बारे में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजारों नामों में जिनमें इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े बड़े राजे, महाराजे, शहंशाह और नामी गिरामी शासक शामिल है, अशोक का नाम अकेले सितारे की तरह चमक रहा है। वोल्गा से जापान तक आज भी उनका नाम आदर से
लिया जाता है। तो बच्चों, आपने इस अध्याय को अच्छी तरह से पढ़कर समझना है। PDF भेजी गई है, जिसकी सहायता से आप इसे पढ़ेंगे। आज यह अध्याय समाप्त हुआ।